आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान। अपने देश भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन की एक लीडिंग कंट्री है और इतिहास गवाह है कि फ्रांस समय समय पर प्रैक्टिकल मतलब इन्वेंशन और प्रयोग करता रहा है, चाहे वो सामाजिकता के क्षेत्र में रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो या राजनीति के क्षेत्र में रहा हो। समय समय पर फ्रांस जो है अग्रणी भूमिका निभाया है। 1789 की फ्रांस की जो क्रांति थी उससे प्रेरणा लेकर के भारत के संविधान में भी दो प्रमुख चीज़ शामिल की गई है। आइए आज हम बात करते हैं उन्हीं दो प्रमुख प्रावधानों पर जो फ्रांस के संविधान से प्रेरणा लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो जो सबसे पहला प्रावधान है वह है गणतंत्रात्मक ढांचा, यानी भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया जो पहला प्रावधान है वह है गणतंत्रात्मक ढांचा, यानी रिपब्लिकन सिस्टम। कहने का तात्पर्य भारत के संविधान में जो सबसे पहली बात शामिल की गई वह है गणतंत्रात्मक ढांचा या रिपब्लिकन सिस्टम। और दूसरी बात जो शामिल की गई भारत के प्रस्तावना में ही, देखिए भारत के प्रियम्बल में ही जो दूसरी प्रमुख बात शामिल की गई फ्रांस के संविधान से, वो ये शामिल की गई कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का जो विचार है ये भी लिया गया फ्रांस के संविधान से 1789 की क्रांति से प्रेरित होकर के। यानी कितने प्रावधान लिए गए फ्रांस के संविधान से? अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रांस के संविधान से कुल कितने प्रावधान लिए गए, तो आप बताना फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में दो प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला प्रावधान है गणतंत्रात्मक ढांचा रिपब्लिकन सिस्टम, और दूसरा जो प्रावधान है वह है प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए, यानी प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। तो ये दो प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए। एक बार आप ब्लैक बोर्ड पर देखें, फिर इसके बाद लेक्चर विस्तार से। फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान में पहला प्रावधान है गणतंत्रात्मक ढांचा रिपब्लिकन सिस्टम। अनुच्छेद 54 और 55 में इसमें राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव, अनुच्छेद 58 में भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। केशवानंद भारती 1973 ने फैसला दिया कि ये जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वाली व्यवस्था है इसे संविधान, इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, यानी पार्लियामेंट भी इसको समाप्त नहीं कर सकती। दूसरा जो प्रावधान है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आपके 19, 21, 25, 28, 14, 15, 17, 51A, 44वें संशोधन के बाद 51E में ये मौलिक अधिकार में भी शामिल है कि कोई भी किसी की भी क्षेत्र, रंग, भाषा आदि के आधार पर उसकी समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को कोई छीन नहीं सकता। ये उसका मौलिक अधिकार है। कहने का तात्पर्य गणतंत्रात्मक ढांचा रिपब्लिकन सिस्टम, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये दो विचार लिए गए। तो आइए पहले जो प्रावधान है इस पे चर्चा करते हैं। पहला प्रावधान है रिपब्लिकन सिस्टम, यानी भारत में जो रिपब्लिकन सिस्टम की जो व्यवस्था है, यानी रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह राजा रानी यानी वंश के अनुसार नहीं आएगा। कहने का मतलब एक राजा थे, एक रानी थी, उनके बाद
उनका बेटा, उनकी पीढ़ी उस देश का राजा और रानी होगा। ऐसी व्यवस्था को समाप्त करके फ्रांस से प्रेरित होकर के भारत में ये व्यवस्था लागू की गई कि हमारे देश का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह किसी राजघराने से या राजा महाराजा या राजा रानी का बेटा या बेटी या उसकी वंशावली से नहीं होगा। कहने का तात्पर्य इस देश का राष्ट्र प्रमुख भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई भारत के संविधान में, प्रेरित है कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। तो रिपब्लिक का मतलब किसी भी देश में, रिपब्लिक का मतलब यही होता है गणतंत्रात्मक शासन या गणतंत्र की जो व्यवस्था होती है या गणतंत्रात्मक ढांचा जो होता है या जो रिपब्लिक सिस्टम होता है वो यही कहता है कि किसी भी देश में जनता का शासन होगा और उसका राष्ट्र जो प्रमुख होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। कहने का मतलब वही देश रिपब्लिक होता है जिसमें उस देश का राष्ट्र प्रमुख भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है। उसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा हो या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हो। यानी कहने का तात्पर्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र प्रमुख के चुनाव में किसकी भूमिका होगी? उस देश के समस्त नागरिकों की भूमिका होगी, उस देश की जनता की भूमिका होगी। तो एक बार फिर से क्लियर कर लें, रिपब्लिक का मतलब होता है देश के राष्ट्र प्रमुख को जनता चुनेगी, देश में जनता का शासन होगा। वह राष्ट्र प्रमुख का चुनाव, जैसे यहाँ अपने यहाँ देश का राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। और आपको पता है कि अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है। तो हमने पहले ही कहा था राष्ट्र प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा, न कि किसी राजा या रानी या वंशावली के माध्यम से। अपने यहाँ जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। और जहाँ राष्ट्र प्रमुख का चुनाव जनता करती हो या कोई भी नागरिक राष्ट्र प्रमुख बन सकता हो, इसी व्यवस्था को रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं, गणतांत्रिक ढांचा कहते हैं। दूसरी बात, हमारे देश में जो राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होता है इसके चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती। इस देश के जितनी भी विधानसभाएं हैं या केंद्र शासित प्रदेशों में से जहाँ पे जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं और मनोनीत सदस्य नहीं लेते। ये भी ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी सदन का मनोनीत सदस्य होता है वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के चुनाव में वही सदस्य भाग लेते हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब यह किस पद्धति से होता है? वही एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वरीयता के आधार पर एसटीबी के माध्यम से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। एसटीवी सिस्टम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे स्टेट की सभाओं से हों, वो सभी प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं केवल वही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो अब ये बात क्लियर हो गई। भारत को रिपब्लिक कंट्री क्यों कहा जाता है? यूं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं और
राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है और जो मत की व्यवस्था है वो मत पा सकता है, अगर जीतता है तो वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो इसलिए इसे रिपब्लिक कंट्री भी कहते हैं। रिपब्लिक कंट्री का तात्पर्य ही यही होता है कि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव सीधे जनता करे या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता हो, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता हो। वहाँ देश का राष्ट्र प्रमुख किसी राजा या महाराजा या महारानी के बेटे न हो, यानी उनकी पीढ़ियों से न हो। भारत का कोई आम नागरिक भी उस देश का राष्ट्र प्रमुख बन सके, वह राष्ट्र रिपब्लिक कंट्री होता है, जिसमें अपना भारत भी एक रिपब्लिक कंट्री है। अब दूसरा जो प्रावधान लिया गया वो लिया गया अपने प्रियम्बल में। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न जो बोलते हैं, उसमें स्वतंत्रता, समता और समानता की भावना, बंधुत्व की भावना, ये जो हम बोलते हैं प्रस्तावना में, ये प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विचार लिया गया है, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की जो 1789 में क्रांति हुई थी, उस क्रांति का मूल आधार ही यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को लेकर के ही 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और वहीं से प्रेरित होकर के भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही, देखिए प्रियम्बल में ही इन तीनों बातों को शामिल किया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। अब आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि भारत के समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति, शिक्षा, संस्कृति, धर्म और उपासना की आज़ादी होगी। प्रस्तावना में ये बात शामिल कर ली गई है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि भारत के समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शिक्षा की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और पूजा पाठ करने की, यानी अपने अपने अनुसार उपासना की भी आज़ादी देश के समस्त नागरिकों को होगी। ये बात हमारे प्रियम्बल में है और प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। दूसरी बात जो ली गई है प्रस्तावना में, वो है समानता का विचार। किसका विचार? समानता का विचार। समानता, इक्वलिटी से तात्पर्य है कि भारत के समस्त नागरिकों को समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, उन्हें समान अवसर दिया जाएगा और उन्हें भारत के समस्त नागरिकों में बिना भेदभाव के, यानी भेदभाव रहित व्यवहार किया जाएगा। समझिए बात को, क्योंकि पहले भेदभाव बहुत था। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर के, इन्हीं बातों से सीख लेकर के संविधान निर्माताओं ने ये बात संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दी कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई करता है तो वो उसके लिए दंडनीय होगा। भारत के समस्त नागरिकों को शिक्षा की, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, धार्मिक स्वतंत्रता की, उपासना की, इन सब की पूरी आज़ादी है। अपने अपने अनुसार ये कार्य आज़ादी से कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं लग सकता, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। ये नहीं कि हम आज़ाद हैं तो कुछ ही कर ले, नहीं। आप तभी तक आज़ाद हैं जब तक कि आपकी स्वतंत्रता से किसी अन्य को कोई बाधा ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे, तभी तक आपकी आज़ादी आज़ादी है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य भारत के समस्त नागरिकों को समानता, नौकरी में, शिक्षा में, हर कार्यों में एक समान अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लिखी गई है। कहाँ पे?
भारत के संविधान में शिक्षा की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, धर्म की, उपासना की आज़ादी का अधिकार है। अगली जो बात शामिल की गई वो की गई बंधुत्व की भावना की। कहने का तात्पर्य यह हमारे प्रियम्बल में शामिल है कि भारत के समस्त नागरिक, चाहे वह किसी भी भाषा के हों, किसी भी वेशभूषा के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी कल्चर को मानने वाले हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उन सभी नागरिकों में आपस में भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य भारत के समस्त नागरिक, चाहे वह अलग अलग स्टेट से हों, अलग अलग धर्मों से हों, अलग अलग भाषा बोलने वाले हों, अलग अलग खान पान रखने वाले हों, अलग अलग तरीके से व्यवहार करने वाले हों, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई किसी से किसी के रंग, भाषा, स्थान के नाम पर किसी से कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। सब आपस में मिलकर के भाई भाई की तरह रहेंगे। यानी बंधुत्व की भावना का विकास हो भारत के समस्त नागरिकों में, जिससे भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्य रह सके। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना का भी विचार फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो इस तरीके से आपने देखा फ्रांस के संविधान से जो दो प्रमुख बातें ली गई कितनी इम्पोर्टेंट हैं। पहला, गणतंत्रात्मक ढांचा, राष्ट्र का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह भारत का कोई भी आम नागरिक भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि राजा और महाराजाओं के घर में पैदा होने वाला ही भारत देश का राष्ट्र प्रमुख बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भारत देश के किसी भी परिवार, गरीब अमीर, कुछ मायने नहीं रखता है, भारत देश का नागरिक है, वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। ये व्यवस्था, गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन सिस्टम फ्रांस के संविधान से लिया गया। दूसरा जो प्रावधान है हमारे प्रियम्बल में, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कितना इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, अपने अपने अनुसार कार्य करिए, अपने अनुसार शिक्षा लीजिए, अपने अपने अनुसार धर्म को मानिए, पूजा पाठ करिए, पूजा की उपासना, अभिव्यक्त आपके अंदर जो विचार है उसको व्यक्त करने की आपके पास आज़ादी है। ये अधिकार किसने दे रखा? संविधान ने दे रखा। कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ये रहा स्वतंत्रता। समानता यानी भारत का समस्त नागरिक किसी भी स्टेट से, कहीं से भी हो, काला गोरा, भाषा, रंग, भाषा, लिंग के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं, सबको समान अवसर दिया जाएगा। चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो, यानी भारत सरकार उसको अवसर प्रदान करेगी। किसी भी में, किसी भी व्यक्तियों में, किसी भी नागरिक में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये है समानता का विचार। तीसरा है बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना का मतलब चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये इसी बंधुत्व की भावना से प्रेरित है। कहने का तात्पर्य किसी भी प्रांत से हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब में आपस में क्या होना चाहिए? बंधुत्व की भावना होना चाहिए, ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, अछूड़े रख सके। ये सब सारे प्रावधान वहीं से शामिल हैं। कहाँ से? फ्रांस से शामिल है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, 1 मिनट का लेक्चर और, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में अंतर है। रिपब्लिक का तात्पर्य होता है राष्ट्र प्रमुख से। याद रखना, वह देश जिस देश में राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा हो, यानी उनके चुनाव में जनता की मर्जी शामिल की जाए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वह कंट्री तो रिपब्लिक होती है। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है
जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की जो व्यवस्था जनता अपने लिए सरकार चुनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये होता है डेमोक्रेटिक। याद रखना, रिपब्लिक में राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति से तात्पर्य है और डेमोक्रेटिक का तात्पर्य वहाँ की चुनी हुई सरकार से है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जिसका प्रमुख सरकार का प्रमुख मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यानी रिपब्लिक का तात्पर्य राष्ट्र प्रमुख से राष्ट्रपति से और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है मंत्रिमंडल प्रमुख सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री से। तो हमारा देश राष्ट्रपति का भी चुनाव में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही, तो रिपब्लिक कंट्री हो गया। याद रखना, अपना देश रिपब्लिक कंट्री भी है और जनता एमपीज को, सांसद को चुन करके भेजती है। सांसद जिसका बहुमत होता है जिस पार्टी का, उनमें से अपना एक नेता चुनता है जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सरकार का प्रमुख होता है। ये होता है डेमोक्रेटिक। तो अपने यहाँ दोनों व्यवस्था है, अपने यहाँ दोनों व्यवस्था है, रिपब्लिक कंट्री भी है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। याद रखना, आपसे कोई पूछे कि भारत कैसी कंट्री है, रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक, तो आप बताइए भारत रिपब्लिक कंट्री भी है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। इससे उलट आप देखिए, जहाँ से हमने ये बात ली थी संसदीय प्रणाली वाली, ब्रिटेन से। कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वहाँ की जनता पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए चुनाव होता है, प्रधानमंत्री बनता है। समझिए बात को, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है तो ब्रिटेन डेमोक्रेटिक हो गया, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, जबकि संसदीय प्रणाली हमारी वहीं से ली गई है, वहीं से प्रेरित है। हमारा देश रिपब्लिक कंट्री भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, लेकिन ब्रिटेन केवल और केवल डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो मैं बताता हूँ। वहाँ प्रधानमंत्री होता है, सरकार चलाता है, शक्तियाँ संसद के पास होती हैं, लेकिन इसके उलट आज भी वहाँ राजा और रानी वाली व्यवस्था आज भी त्यों की त्यों चली आ रही है। उनके वंश से ही, उनकी पीढ़ियों से ही उस देश में राजा और रानी आज भी चले आ रहे हैं। इसलिए ब्रिटेन में राष्ट्र का जो प्रमुख है, राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ जनता के द्वारा नहीं होता, वहाँ केवल प्रधानमंत्री की सारी शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री अपना सब कुछ देखता है। लेकिन उसके पैरेलल वो जो व्यवस्था है राजा और रानी वाली, वो आज भी चली आ रही है। इस वजह से ब्रिटेन केवल और केवल डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया अपना भारत रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों कंट्री है। याद रखना, भारत एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, यानी रिपब्लिक गणतंत्र, समझिए बात को, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसे कहा जाता है। गणतंत्र और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और रिपब्लिक कंट्री भी है। तो इस तरीके से फ्रांस के संविधान से जो दो बातें ली गई बहुत ही महत्वपूर्ण थी, हमने इसके लिए विस्तार से बताया। कोई आपसे पूछे तो सिर्फ दो नाम बताना, गणतंत्रात्मक ढांचा रिपब्लिकन सिस्टम, और दूसरी जो बात ली गई वो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विचार। ये बातें ली गई फ्रांस के संविधान से। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में दुनिया के किसी अन्य देश के संविधान से लेकर के हम आएंगे जो भारत में प्रावधान है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर बताइए। अगर कोई कमी होगी तो अगले लेक्चर में उसको सुधार करके आपके लिए एक परिपूर्ण और बढ़िया लेक्चर आपके लिए भेजा जा सके, इसके लिए हम आपसे चाहते हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। 30 सेकेंड ब्लैक बोर्ड पे।